अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बख्त, जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेयर को वो इस वक्त डॉक्टर बैदुर रहमान के घर में आतिशदान के पास रखे सिंगल सोफे पर बैठी थी। बैदुर रहमान इनके सामने इसी तरह एक सोफे पर बैठे हुए थे, ऐसे कि इनके सोफे का रुख आतिशदान की तरफ था। नफीसा को इनका नीम रुख नजर आता था। वो मुसलसल नजरें झुकाए कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। गालिबन उमर की रिपोर्ट्स थी। साथ साथ अपने एक हाथ में पकड़े कॉफी के मग से घूंट भरते जाते। नफीसा जब से यहाँ आई थी उमर की तबीयत बहुत बेहतर थी। इसको 7 समंदर पार आकर आबो हवा रास आ गई थी। शायद इस वक्त भी वो इसको बैदुर रहमान के कमरे में सुला कर आई थी। उमर की बेहोशी के अगले रोज उन्होंने केस छोड़ दिया था और कुछ ही दिन बाद अमेरिका आ गई थी। यहाँ आकर वो सबसे पहले डॉक्टर बैदुर रहमान से मिली थी। 2 दिन पहले उमर के कुछ जरूरी टेस्ट हो गए थे। आज इनकी रिपोर्ट्स आनी थी। बाहर सख्त बर्फबारी थी। तभी डॉक्टर बैद ने इनको अपने घर बुला लिया था कि इनका घर होटल इस होटल के बहुत करीब था जहां नफीसा रह रही थी। डॉक्टर बैदुर रहमान सांवली रंगत, मुतनासिब नकूश और दरमियाने कद के थे। इनका ताल्लुक इंडिया से था। इनकी और महसिन की दोस्ती हॉस्टल में हुई थी। मोहसिन के पास आने के बाद ये दोस्ती इसी तरह बरकरार थी। वो दोनों कभी खतो किताबत के जरिए तो कभी टेलीफोन के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे। उमर की बीमारी के बारे में भी मोहसिन ने इनको टेलीफोन पर सब बता दिया था और बैदुर रहमान ने इनको अमेरिका आने का मशवरा दिया था। इस वक्त नफीसा पिछले 15 मिनट से इनको कुछ बोलने के इंतजार में थी। अब इनका सब जवाब दे गया था। क्या इस रिपोर्ट में एटम बम बनाने का राज लिखा है जिसे आप पिछले 15 मिनट से पढ़े ही जा रहे हैं? वो गुस्से में नहीं थी, बस खौफजदा थी। वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे कि बैदुर रहमान को उर्दू और हिंदी बहुत कमजोर थी। डॉक्टर बैद ने चंद लम्हे चश्मे के पीछे से इनको नागवारी से देखा था, जैसे इनका मुखल होना पसंद ना आया हो, और दोबारा नजरें झुका ली थी। नफीसा उलझ कर रह गई थी। उफ, ये सर्जन्स का एटीट्यूड। 5 मिनट मजीद गुजर गए थे। नफीसा अब उठकर यहाँ से वहां टहलने लगी थी। उन्होंने जरा की जरा नजर उठाकर डॉक्टर अबैद को देखा था तो इनके हाथ में कोई रिपोर्ट ना पाकर थोड़ा हैरान हुई, और अब वो इनके सर पर आ खड़ी हुई थी। तब उन्होंने इनके हाथ में एक हथेली जितनी लंबी और 4 उंगलियों जितनी चौड़ी किताब देखकर तो जैसे इनका दिमाग ही घूम गया। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आपको ये सब ड्रामा लग रहा है? मेरा बेटा कैंसर का मरीज है। इस वक्त इसकी रिपोर्ट से ज्यादा जरूरी आपको ये फजूल सी किताब लगती है? मैं अपना मुल्क छोड़कर, अपना केस छोड़कर क्या यहाँ झक मारने आई हूँ? क्या लगता है आपको? अभी के अभी मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आपसे 100 गुना बेहतर डॉक्टर्स मिल जाएंगे मुझे। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए गोया दौड़ रही थी। डॉक्टर अबैद ने किताब को बंद कर दिया था। अब वो पूरी तरह इनकी तरफ मतवज्जो था। पढ़ने ना दीजिएगा आप। पिछले 15 मिनट से मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आ सका। बोले, क्यों चीख रही हैं आप? वो त्यूरी चुड़ाए पूछ रहे थे। नफीसों को इस वक्त इन पर किसी पागल का गुमान हुआ था। मेरे बेटे की रिपोर्ट में क्या आया है? इसकी सर्जरी कब होनी है? वो कब तक ठीक होगा? अगर आप मुझे ये सब बता दे तो मेरा इस हाथ से खिड़की के बाहर इशारा किया था, बर्फबारी में जलील होकर यहाँ आने तक का सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती चबा चबा कर कह रही थी। आपके बेटे को पहली नजर में देखकर बता तो दिया था इसी दिन सब कुछ कि नहीं है आपके बेटे को कैंसर का कोई मर्ज। और क्या बताऊं मैं आपको? जब इस दिन यकीन नहीं किया आपने तो बार बार क्या दोहराऊं अपनी बात को? आप लुकला के मोटे दिमाग में एक बात घुसती ही नहीं है। मैं क्या करूं? आपको इस बात का एक पुख्ता सबूत चाहिए होगा। अब आपके बेटे का दिमाग तो बोलने से रहा। इसको कोई कैंसर नहीं है। और ये रिपोर्ट्स, एक उंगली और अंगूठे से रिपोर्ट्स को हवा में उठाया था। अगर इन रिपोर्ट्स में लिखी इस्लाहात आपकी समझ में आती है तो पढ़ लीजिए। वो पुरसुकून से कह रहा था। आप सच कह रहे हैं? वो बदवक्त बोल पाई थी। आप नहीं मानेंगी? चले, वो जो सामने वाला कमरा है ना, वहां से कुरान पाक ला दें। इस पर हाथ रखकर गवाही देने को तैयार हूं मैं। तब तो मान जाएंगी ना आप? अगर ये सच है
तो उमर की वो हालत, वो सब क्या था? इसका बेहोश होना, इसका सर दर्द, इसका नाक से खून आना, इसकी निकाहत, वो सब क्या था? और अगर ये सच है तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर अबैद ने अफसोस से इनको देखा था। नफीसा, आप प्लीज बैठ जाएं, मैं आपको सब बताता हूँ। अब के इनके लहजे में हमदर्दी थी। वो नढाल सी बैठ गई थी। उमर को होने वाला सरदर्द माइग्रेन है, कैंसर नहीं। मैं दिन में रोज इस मर्ज के शिकार लोग देखता हूँ, इसीलिए उमर को देखकर मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसको कोई भी बीमारी हो सकती है सिवाय कैंसर के। लेकिन आप नहीं मानी। खैर, कोई भी ना मानता, फिर मैंने इसके तमाम टेस्ट किए और इससे ये साबित हुआ कि आपका बेटा इस मौजी मर्ज से महफूज है। अब आते हैं इन अलामात पर जिनसे आपको लगा कि उमर को कैंसर है। आपके बेटे को एक खास किस्म का ड्रग दिया जा रहा था जिससे इसके सर में दर्द उठाता है और नाक से भी खून बहता है। इस ड्रग की मिकदार जरा सी बढ़ा दो तो बेहोशी बेदारी हो जाती है। रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो मैं ये नई किताब लाया था। इसमें इतनी मुश्किल उर्दू है, जरा कुछ अल्फाज के मायने जानने थे, लेकिन आप तो पहले ही अंगारों पर लौट रही हैं। खैर, मजीद कुछ जानना है? नफीसा जो दम साधे इनको सुने जा रही थी, इनको लगा था जैसे इनके कानों में धमाके हो रहे हों। इनको एकदम कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। कुछ 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 नहीं जानना मुझे, अब कुछ भी नहीं जानना, सब खत्म हो गया सब। मैं कैसे तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाई? मैंने कैसे उमर को अपनी मजबूरी बनने दिया? मैं कैसे बेवकूफ बन गई? मैं तो शहर की सबसे जीनियस वकील हूँ। आप वकील थी? वो इनको देखते हुए थी पर जोर देते हुए बोले थे। नफीसा ने गुलाबी पड़ती आंखों से इनको देखा था। इनकी आंखों में हजार सवाल थे। कल आपके मुल्क में, आपके शहर में आपका वकालत का कैंसल मंसूख कर दिया गया था। वो लड़की जिसका केस आप लड़ रही थी, इस लड़की ने, उम्मे मरियम ने खुदकुशी कर ली है 1 हफ्ता पहले। और इसने अपने आखिरी बयान में ये कहा है कि आपने जबरदस्ती इस लड़की को इस केस में शामिल किया। वो विक्टिम नहीं थी। इसने चंद पैसों की वजह इस केस में शामिल होने का फैसला कर लिया क्योंकि आपने इसको धमकी दी थी और आपने इसको यूज किया क्योंकि आपको अपने शहर की सबसे बड़ी वकील बनना था और आप कई तरह के माशी मसाइल से गुजर रही थी। तभी आपने शहर के चंद अमरा और इज्जतदार घरानों के मुअज्जज मर्दों को इस केस में घसीटा ताकि आप मिसाइल खत्म हो सके। ये सारी बात मुझे कल मोहसिन ने टेलीफोन पर ही बताई है। नफीसा को इस बर्फबारी में भी पसीना आ गया था। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अपनी जगह से उठी थी और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अबैदुर्रहमान भी इनके पीछे ही आए थे। लाउंज में आकर वो जरा देर ठहरी थी, लेकिन एक बार फिर इनको अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो तेज तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजा पार कर गई थी। घर के बाहर बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान सफेद आंसू रो रहा हो। वो सड़क पर गिरी बर्फबारी पर बैठ गई थी। इनका नीला ओवरकोट जरा सी देर में बर्फ से सफेद हो गया था। वो वहीं सड़क पर बैठी लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। डॉक्टर अबैद तासुब से इनको देख रहे थे। मिस हयात, अंदर चलें प्लीज, यहाँ बहुत सर्दी है, आप बीमार हो जाएंगी। आप मेरी मेहमान हैं, मुझे ये गवारा नहीं कि आप इस तरह सड़क पर बैठकर हिम्मत हार रहे हैं। आप मजबूत हैं, या फिर थोड़ा रो लें, रोना अच्छा होता है। वो घुटनों के बल इनके पास बैठे फिक्रमंदी से कह रहे थे। डॉक्टर, मेरा पेशा मेरा इश्क है। मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी कि मेरे बाप बाप ने अपना पेट काट काट के मेरी फीसें अदा की हैं। मैं सख्त सर्दी और चिलचिलाती धूप में पैदल यूनिवर्सिटी तक गई हूँ क्योंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे। मैंने अपनी मंगनी इसलिए तोड़ दी क्योंकि मेरे मंगेतर को मेरा वकील बनना पसंद नहीं था। मैं इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, वकील बनना, और मैं बन भी गई। मुझे लगा मेरी मेहनत वसूल भी हो गई। लेकिन असल आजमाइश तो तब शुरू हुई थी कि कोई भी शख्स मुझे केस देने से डरता था क्योंकि मैं औरत हूँ। वो तंजिया सा हंसी थी। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इनको लगता था मैं बेवकूफ़ हूँ, कम अकल हूँ, मैं मर्दों के मुकाबले में लड़ नहीं सकती। मैंने फिर से मेहनत की। मैंने कई साल छोटे मोटे केस लड़े। मैंने अपना मुकाम बनाया। मैंने खुद को एक ब्रांड बनाया। जब मैं कोर्ट में खड़े होकर दलाइल देती थी तो जज कायल होते थे। जब मैं सबूत लाती थी तो मुजरिम फांसी चढ़ते थे। जब मैं शेरनियों की तरह घुराती थी तो कोर्ट में खड़ा हर शख्स मुझे सुनता था। नफीसा हयात को, बैरिस्टर नफीसा हयात को सुनता था। उन्होंने गीली सांस नाक से अंदर खींची थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन इनकी आंखें नम थीं। अबैदुर्रहमान
अब भी इसी पोजीशन में बैठे इनको सुने जा रहे थे। ऐसे कैसे कोई भी ये फैसला कर सकता है कि मैं दोबारा इन लोगों के सामने नहीं बोल पाऊंगी? कोई कैसे फैसला कर सकता है कि मैं वो स्याह कोट दोबारा नहीं पहन सकती? कोई कैसे मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है? वो कोर्ट रूम की गुनाहगारों की बातें सुनती दीवार, वो राज छुपाए बैठी कोर्ट की कुर्सियां, वो सब मुझसे छूट जाएंगी। सर्दी की वजह से इनके होंठ नीले पड़ रहे थे, लेकिन इनको परवाह नहीं थी। आप वापस जाएं, जाकर अपने लिए लड़ें, अपना हक लें। यहाँ बैठकर हिम्मत हारने से क्या होगा? आपके बेटे को यूज किया है उन लोगों ने, इनके गिरे बांध पकड़े। मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? क्या जवाब दूंगी कि नफीसा बेगम ने अपने बेटे की मोहब्बत में इंसाफ की जंग छोड़ दी? नफीसा हार गई। इसने अपने बेटे के लिए इस मुकद्दस पेशे की पामाली की। नफीसा लोगों से डर गई। वो जो बस खुदा से डरती थी, वो लोगों से डर गई। इसका ईमान कमजोर हो गया। मेरे मुल्क की मिट्टी मुझे गालियां देगी। मैं कैसे वापस जाऊं? डॉक्टर अबैद रहमान ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामने से आते उमर को देखकर लब भींच लिए। अब ना जाने इस बच्चे का क्या होगा। इस लेपालक बच्चे की वजह से नफीसा ने अपना सब कुछ हार दिया। अब तो वो इस बच्चे से नफरत करेगी। जाहिर है इनकी अपनी सोचें थी। नफीसा ने भी इसको आते हुए देखा था। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ बहुत सर्दी है, अंदर चले ना प्लीज। इसकी आंखों में अब भी नींद भरी हुई थी। वो अपने छोटे छोटे हाथ नफीसा के चेहरे पर फेरते हुए परेशान सा पूछ रहा था। वो चंद लम्हे इसको देखती रही। इनकी आंखें भरने लगी थी और फिर एकदम उन्होंने खींच के उमर को गले लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा उमर, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती है। वो तुम्हारे लिए एक एक से लड़ सकती है। वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है और ले भी सकती है, याद रखना। वो कभी मुंह चूम रही थी तो कभी हाथ। उमर ठीक था, ये ख्याल ही दुनिया रोशन कर गया था। डॉक्टर अबैदुर रहमान हैरत से इनको देख रहे थे। क्या ये औरत पागल है? अम्मा, किसी को मारना गुनाह होता है, आपको नहीं पता? नफीसा इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। हाँ होता है, लेकिन जब कोई आपकी गर्दन दबाकर आपको मारना चाहे या फिर आपके सीने से आपका दिल निकालने की कोशिश करे या आपके सबसे महबूब रिश्ते को अजियत दे, तो इसको मारना जायज होता है। उमर की आंखों में हैरत उतर आई थी, साथ इसका जिस्म कांप रहा था। इसको सर्दी लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन? नफीसा बगैर जवाब दिए उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने अपना नीला ओवरकोट उतारा था और उमर के कंधों पर उड़ा दिया था, फिर झुककर इसको अपने बाजुओं में उठा लिया था। अम्मा, आई एम नॉट अ किड, नीचे उतारे मुझे, वो खफगी से मुंह फुलाकर बोला था। नफीसा सुनी अनसुनी करती घर की जानी बढ़ने लगी थी। अभी वो गेट के अंदर जाती कि अबैद रहमान ने इसको पुकारा था। क्या आप पागल हैं? मैं एक माँ हूँ, उन्होंने मुड़े बगैर जवाब दिया था। रात की तारीखी फैल चुकी थी। हर तरफ स्याह आसमान का जाल बिछा था। हारून अपने घर के लॉन में रखे हुए सोफे पर बैठा आसमान को घूरे जा रहा था। आजकल वो यूं ही चुपचाप सा रहता, एक जगह बैठता तो घंटों वहीं बैठा रहता। वो अपने इसी शुगल में मसरूफ था जब शाहिद की कार घर के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब जाते इनके कदम हारून को देखकर थमे थे। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और लॉन की तरफ चल दिए। हारून के करीब पहुंचकर उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा था। हारून ने गर्दन मोड़कर इनको देखा था। इसकी ग्रे आंखों में उदासी थी। शाहिद का दिल दुखा था। यहाँ क्यों बैठे हो यार? चलो अंदर चलते हैं, एक शतरंज की बाजी हो जाए, क्या ख्याल है? पप्पा, अंदर दम घुट रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गले पर फंदा डाल दिया हो और बार बार इस फंदे को खींचकर मेरी गर्दन पर तंग करता जा रहा हो। थोड़ी देर के लिए वो मुझे आजाद करता है और फिर अगले ही लम्हे वो फंदा इतना तंग हो जाता है कि मेरा सांस रुकने लगता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वो इनकी आंखों में देखते पूछ रहा था। उन्होंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि हारून के साथ वाली कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गए थे और फिर नरमी से इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मेरे साथ ऐसा तब तब होता है जब मैं तुम्हारी आंखों में उदासी देखता हूँ। तब होता है जब तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है। तुम्हें पता है हारून, मेरा जी चाहता है मैं हाले के कदमों में जाकर बैठ जाऊं और उसकी मिन्नत करूं कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन फिर सोचता हूँ, क्या बेटे को भीख दिलवाऊं?
इतना कमजोर और कमजोर तो नहीं है मेरा बेटा। मुझसे सब्र नहीं होता पापा, मेरा दिल जख्मी है। मैं खुद को ठीक करने का वादा कर चुका हूँ, अपने साथ मजीद ज्यादती ना करने का अहद कर चुका हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं खुद को बेबस महसूस करता हूँ, और जब ऐसा महसूस करता हूँ तो दिल करता है इस पूरे घर को जलाकर राख कर दूं, सारी दुनिया को आग लगा दूं। मैं ये नहीं कर सकता पापा, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो सुकून मिलेगा, मैं कैसे पढ़ूं? इसका चेहरा आंखों के फ्रेम होकर रह गया है, और मैं किस मुंह से अल्लाह के पास जाऊं? एक लड़की की वजह से अल्लाह अल्लाह क्या कहेगा कि वो वैसे तो सारी जिंदगी तुम मेरे पास ना आ सके, और अब आए भी तो अपनी गर्ज लेकर। वो शिकस्त को रसा लगता था। यही तो बात है बेटे, अल्लाह कुछ नहीं कहता, अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ता है। ये तो लोग हैं जो शिकवे करते हैं, ताने देते हैं, वो तो समेट लेता है, ढांप लेता है। और तुमसे किसने कहा कि नमाज को सुकून के लिए पढ़ो? नमाज तो अतात के लिए पढ़ी जाती है, सुकून तो बोनस है, जो अगर इसकी जिंदगी में ना भी मिला तो अगले जहान में मिल जाएगा। तुम इसके पास जाओ तो सही, वो अपने बंदे को समेटना जानता है, वो अपने बंदे को हील करना जानता है। वो नरमी से समझा रहे थे। हरून गौर से इनको सुने जा रहा था। मतलब सुकून के लिए नमाज पढ़ना भी अपनी गर्ज में शामिल हुआ ना? नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इसके किसी बंदे बंदी या फिर किसी और भी किसी के लिए भी नहीं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल दुरुस्त। तुम दुआ मांग सकते हो किसी के लिए भी, कुछ भी, इस दुआ में सुकून मांग सकते हो, या फिर वो काम करो जो अल्लाह को पसंद हो। इसके बंदों से सुलह रहमी करो, आजिज़ी इख्तियार करो, इसके सामने झुको, इसको पुकारो, वो सुकून देगा। हारून, अल्लाह अपने कमज़ोर बंदों से भी इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी एक नॉर्मल बंदे से। वो खुदा है, इसके पास हमारे जैसे पैमाने नहीं हैं, वो नापतोल नहीं करता, वो शिकवा नहीं करता। ये हम इंसान हैं जो नेकियां भुला देते हैं, वो नहीं भुलाता। पापा, आप रुस्तम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे ना, क्योंकि वो स्ट्रांग था? वो अजीब से लहजे में पूछ रहा था। शाहिद के इस हाथों में गिरफ्त ढीली पड़ी थी, इनकी आंखों में एक कुर्ब उतर आया था। उन्होंने अपने हाथ छुड़वाना चाहे, लेकिन हारून ने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी थी। वो इन हाथों को नहीं छोड़ सकता था। वो बस मुझसे ज़्यादा पसंद था। आखिरकार उन्होंने बोलने का फैसला कर लिया था। क्यों? वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत सहीन भी। वो जहाँ जाता था मेरा सर फख्र से ऊंचा करके आता था। इस उम्र में भी इसको बात करने का फन आता था। वो बहुत प्यारा था हारून। इनकी आंखों में नमी आ गई थी, इनकी आवाज़ भीग रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब मैं रात को घर आता था तब वो मेरे पैर दबाता था। वो कहता था, पापा आप थक जाते होंगे ना। हारून होंठ काटते हुए इनको सुन रहा था, इसका सर झुका हुआ था। वो हर जगह तुम्हें प्रोटेक्ट करता था, वो तुम्हारा मुहाफिज था, वो बहुत केयरिंग था। मुझे इससे मोहब्बत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था मुझे तुमसे प्यार नहीं है हारून। मैं तुमसे भी इतना ही प्यार करता था। अगर मुझे इसके ग्रेड खुश करते थे तो तुम्हारी पेंटिंग मुझे लाजवाब करती थी। रुस्तम जीनियस था, वो हर काम कर सकता था, लेकिन एक काम जो इससे नहीं होता था वो पेंट करना था। इससे एक सीधी लकीर तक नहीं खींची जाती थी। मुझे नहीं पता तुम क्यों इससे चिढ़ने लगे हारून। हारून ने दांत पर दांत जमाकर जब्त करने की कोशिश की। तुम कब इससे इनसिक्योर फील करने लगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि रुस्तम तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। हारून अपनी जगह से उठा था और शाहिद के कदमों में बैठ गया था। इसने इनके हाथों पे गिरफ्त मजीद सख्त की थी, तमाम हिम्मत मुजतमा की थी। थोड़ी देर बाद जब वो बोला तो इसकी आवाज में बस तकलीफ थी। पापा, मैंने रुस्तम को नहीं मारा था। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला था। वो एक हादसा था। मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा था। वो लफ्ज तोड़ तोड़ कर अदा कर रहा था। बिलाखिर इसने 14 साल बाद ये राज खोलने का फैसला कर लिया था। शाहिद ने जख्मी नजरों से इसकी तरफ देखा था। इस वक्त इनकी आंखों में तकलीफ थी, कुर्ब था। हारून का सर हनूज झुका हुआ था। हारून, चुप हो जाओ बेटा, इस बात को यहीं दफन कर दो प्लीज। उन्होंने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा, जब हारून ने जल्दी से इनके हाथ दोबारा थाम लिए थे। पप्पा, बस आज मुझे सुन ले, मैं इस राज के बोझ तले दबा जा रहा हूँ।
یہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، یہ مجھے ہانٹ کر رہا ہے، خوفزدہ کر رہا ہے. مجھے اس سے آزاد کر دیں. یہ خوف، یہ انسیکیورٹی، اس کو میرے دل سے نکال دیں. مجھے سنیں پلیز. وہ جیسے التجا کر رہا تھا. شاہد نے خاموشی سے ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں اپنی گرفت میں لیے تھے. وہ سننے کو تیار تھے. ہارون نے بتانا شروع کیا تھا. ان دونوں باپ بیٹے کو یہیں چھوڑ کر ہم ذرا دیر کو ان گھٹن زدہ دوپہر میں واپس چلتے ہیں. وہ دونوں اس وقت اپنے والد کی اسٹڈی میں کھیل رہے تھے. چونکہ آج نوال اور شاہد گھر پر نہیں تھے اور گھر میں بس ملازم ہی تھے، تبھی ان دونوں کو یہاں آنے کا موقع مل گیا تھا. 10 سالہ ہارون نے ایک دراز کھول کر چیک کر رہا تھا. جب اس کی نظر ایک دراز میں رکھی پسٹل پر پڑی، اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی. اس نے فوراً وہ پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. رستم، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے، وہ زور سے اپنے بھائی کو بتانے لگا تھا. رستم جو کسی کھیل میں مصروف تھا، مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ پستول دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا. اس کی سیاہ آنکھوں میں فکر تھی. اس میں اور ہارون میں بس آنکھوں کے رنگ کا ہی فرق تھا. ہاری، یہ پسٹل ہے، اس سے تمہیں ہارم ہو سکتا ہے. لیو اٹ. اس کو یہیں واپس رکھ دو اور چلو ہم باہر گارڈن میں کھیلیں گے. وہ اس کا ایک ہاتھ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا. نو، آئی لائک اٹ. میں اسی سے کھیلوں گا. تمہیں پتا ہے اس سے صرف مونسٹر کو ہارم پہنچتا ہے، اچھے لوگوں کو نہیں. نہیں ہاری، میں تمہیں اس سے نہیں کھیلنے دوں گا. اسے مجھے دے دو. لاؤ، جلدی سے دو مجھے. اس نے ہارون کے ہاتھ سے پسٹل لینی چاہی تھی. ہارون بھٹک کر پیچھے ہٹا تھا. رستم، ڈونٹ یو ڈیئر ٹچ می. میرے پاس مت آنا. میں اسی کے ساتھ کھیلوں گا، سمجھے تم؟ اور اگر تم نے مجھے اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس سے تمہیں ماروں گا. وہ ہمیشہ کتنا غصے میں آ چکا تھا. ہاری، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہارا پروٹیکٹر. گیو اٹ ٹو می. یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ہارون سے پستول لینے کی کوشش کی تھی. ہارون اب نیچے بیٹھ گیا تھا، پستول اپنی گود میں رکھ کر ٹانگوں کو پیٹ سے لگا لیا تھا. اس نے جب کوئی چیز نہیں دینی ہوتی تھی تو وہ یہی کرتا تھا. رستم بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا تھا اور اسے پستول چھیننے کی تکدو کر رہا تھا. اس چھینا جھپٹی میں کب ہارون نے پستول کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کب فائر کیا اس کو پتا ہی نہیں چلا. اس کو ہوش تب آیا جب اس نے اپنے بھائی کو اپنے پروٹیکٹر کو بنا آپ کی مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا. گولی سیدھا اس کی پیشانی میں لگی تھی. خون بھل بھل کر نکلتا سفید ماربل کے فرش کو گیلا کر رہا تھا. ہارون پھٹی پھٹی نظروں سے چند لمحوں تک اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گرتا پڑتا اس کے پاس آ گیا تھا. چونکہ شاہد حسین کی اسٹڈی ساؤنڈ پروف تھی، اس لیے باہر کام کرتے ملازمین کو کچھ خبر ہی نہ ہو سکی. اس کو دیر ہو چکی تھی. رستم کا وجود بے جان ہو چکا تھا، بالکل ساکت، ٹھنڈا. رستم، میرے بھائی، آر یو اوکے؟ اس نے صرف مونسٹر مرتے ہیں، تم نہیں مر سکتے. اٹھو پلیز، پاپا آ گئے ہیں تو مجھے ڈانٹیں گے. اٹھو پلیز. دیکھو میں اب اس سے نہیں کھیلوں گا. پاپا کو مت بتانا. اٹھ جاؤ یار پلیز، بھائی ہو نا میرے، اٹھو. اسی وقت شاہد حسین اور نمال کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تھے. میں نے تم دونوں کو منع بھی کیا تھا نا یہاں آئے کھیلنے سے. ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے. سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے اختیار پیچھے ہٹے تھے، جبکہ نوال چیخنا شروع ہو چکی تھی. شاہد نے فوراً آگے بڑھ کر رستم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، لیکن دور کہیں وہ جانتے تھے کہ دیر ہو چکی ہے. اب ہم واپس حال میں آ جاتے ہیں. وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ شاہد حسین کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی. پپا، مجھے اس وقت یہی لگتا تھا کہ گن سے بس مونسٹر مرتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ گن سے نکلی ہوئی گولی کسی کے اعمال یا کردار نہیں دیکھتی. وہ کسی کی اچھائی برائی نہیں دیکھتی، وہ بس جسم دیکھتی ہے اور اس جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے. اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا. وہ اب بھی ڈرا ہوا لگتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا وہ مر جائے گا. آپ نے کہا تھا گن سے بس مونسٹرز مرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم کوئی فلم دیکھ رہے تھے، ہم سب تھے، پوری فیملی. اس فلم میں ایک آدمی کو گولی لگی تھی. میں نے آپ سے پوچھا تھا پاپا کیا وہ مر گیا؟ یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ شاہد نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا. ان کو کچھ یاد نہیں تھا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہارون کو ان کا جواب سننا بھی نہیں تھا. آپ نے بولا تھا وہ نہیں مرے گا کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے. میں نے پوچھا تھا پھر یہ خون کس کا ہے جو اس کے جسم سے نکل رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. شاہد نے نفی میں سر ہلایا تھا. پپا، آپ نے کہا تھا وہ خون نہیں ہے، وہ ریڈ کلر کا پینٹ ہے. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا. مجھے رستم کا خون بھی خون نہیں لگا پپا،
वो मुझे पेंट लगा था, सुर्ख कलर का पेंट। मुझे लगा था वो भी इस फिल्म वाले आदमी की तरह मरेगा नहीं, क्योंकि रुस्तम तो अच्छा था ना, वो गन्स तो बस मॉन्स्टर को मारती हैं। शाहिद को लगा था जैसे किसी ने इनको खींच कर थप्पड़ दे मारा हो। वो शॉक थे, बिल्कुल शॉक। हारून भी खामोश हो गया था, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए। इसने एक बार फिर बोलना शुरू किया था। मैं हमेशा से इस बारे में बात करने से डरता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर आपको सब बता दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत डर गया था पापा। मेरी आंखों में रुस्तम का वो आखिरी चेहरा हिफ्स होकर रह गया था। ऐसे मैं जब आप मुझसे इस दिन का वाकया पूछते थे तो मैं तोड़ फोड़ करता था, चीखता चिल्लाता था, और आप इस टॉपिक को वहीं बंद कर देते थे। मम्मा एक बेटा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। मैं इस वक्त से डरा हुआ हूँ पापा। इसकी आंखों से निकलते आंसू शाहिद के हाथों पर गिर रहे थे। वो रुक रुक कर बोल रहा था। मैंने अपने खौफ को बाहर नहीं निकलने दिया, यहाँ तक कि वो एक बीमारी बन गया और मुझे डराने लगा। मुझे इससे खौफ से निकलना है पापा। ये मुझे मार रहा है, मैं थक गया हूँ इस बोझ से। वो बुरी तरह रोते हुए बोल रहा था। शाहिद अपनी जगह से उठे और इसके साथ इसी घास पर बैठ गए। उन्होंने नरमी से अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद किए थे। हारून ने खौफजदा नजरों से इसको देखा था। इसकी आंखों में कुर्ब उतर आया था। इसे लगा था वो अब इन हाथों को कभी नहीं थाम सकेगा। हारून, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं इस वक्त से लेकर अब तक तुम्हारे इसी खौफ को निकालना चाहता हूं। मैं जानता था इस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता था। मैंने सच तो इसी रोज जान लिया था। पता है कैसे? वो नर्म लहजे में पूछे थे। कैसे? बेख्तियार इसके मुंह से फिसला था। तुम्हारी पेंटिंग से, वो जो तुमने रुस्तम के जाने के बाद बस चंद आखिरी पेंटिंग्स बनाई थी। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। तुम जो कुछ देखते थे इसी को पेंट करते थे। तुमने इस रात भी पेंटिंग बनाई थी हारून। मैंने देखी थी वो पेंटिंग। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी गलती थी। मेरे घर में 2 कमसिन बच्चे थे, मुझे चाहिए था मैं अपनी गन तुम्हारी पहुंच से दूर रखता, या फिर मैं गन लॉक करके रखता। दरअसल गलती हम दोनों की नहीं, ये वक्त था हारून रुस्तम, और हमारा साथ इतना ही लिखा हुआ था। हारून हकदक्सा इनको देखे जा रहा था। वो रोना भूल चुका था। वो पेंटिंग झूठ या ख्याली भी तो हो सकती थी। इसने नजरें चुराई थी। शायद इस सारे वक्त में पहली बार मुस्कुराए थे। तुमने कभी ख्याली पेंटिंग नहीं बनाई हारून। तुम हमेशा वही बनाते थे जो तुम एक्सपीरियंस करते थे, या फिर जो अपने साथ होते देखते थे। तुमने इस रात के बाद पेंट करना छोड़ दिया। मैं तुम्हारी पेंटिंग को बहुत मिस करता हूँ। आखिर में इनका लहजा उदास हो गया था। पप्पा, इस वाकये के बाद मुझसे हर रंग सुर्ख नजर आता है। जब रंग अपनी तरतीब पे आ जाएंगे मैं फिर से पेंट करना शुरू कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये नहीं कर सकता। शाहिद हुसैन बगैर जवाब दिए उठ खड़े हुए थे और अपना हाथ इसके सामने फैलाया था। वो मुस्कुरा रहे थे। अंदर चलकर खाना खाए, या तुमने अभी मजीद रोना है? इसने खामोशी से अपने सामने फैला हाथ थाम लिया था। अब इसे इस हाथ को छूटने का खौफ नहीं था। इसके सीने से रास का बोझ हट चुका था। अब वो इसको मजीद हॉट नहीं कर सकता था। वो खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। वो इस वक्त कंपनी के ऑफिस में बैठे थे। कोर्ट से वापसी पर वो रोज यहीं आते थे। इनका कोट स्टैंड पर टंगा था। आंखों पर ऐनक लगाए वो इस वक्त किसी फाइल पर नजरें जमाए बैठे थे। जब इनका मोबाइल थरथराया, उन्होंने जरा नजर उठाकर टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ देखा, जहां अननोन नंबर से कॉलिंग लिखा आ रहा था। कॉल अटेंड करने के बाद उन्होंने मोबाइल कान से लगाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल पिक करते ही बोले थे। जी, मेरा सुल्तान बात कर रहा हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ शायद तारुफ करवाया गया था। अच्छा, फहीम मिर्जा, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? दरअसल सुबह आपका पैगाम पहुंचाया था मेरे सेक्रेटरी ने, लेकिन मैं मसरूफ था तब कॉल नहीं कर सका, माजरत। उन्होंने शाइस्तगी से माजरत की थी। फोन की दूसरी तरफ कुछ कहा गया था। वो जरा देर को खामोश हो गए थे, शायद मुकाबिल के अल्फाज जहन में जज्ब करना चाह रहे थे। देखिए फहीम साहब, मैं आपको एक बार पहले भी ये सब बात कर चुका हूँ और आज एक बार फिर बता देता हूँ, मैं हेवन नहीं बेचूंगा। वो मेरे बच्चों का हक है। वहां जो रहते हैं वो भी मेरी औलाद हैं। लिहाजा आप मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि मैं वो जगह नहीं बेचूंगा। एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला गया था।
मार्केट प्राइस से डबल की बात करते हैं ना आप? मैं वो जगह सारी दुनिया के बदले भी नहीं बेचूंगा। आइंदा इस मामले में मुझसे बात मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। उन्होंने अगले की बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। इनका मूड खराब हो गया था। उन्होंने ऐनक उतार कर टेबल पर रख दी थी। सर पावर चेयर की पुश से टिका लिया था। इस वक्त इनके ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। किसी ने 2 उंगलियों से दरवाजे को हल्का सा बजाया और वो करंट खाकर सीधे हुए थे। ये दस्तक इस दस्तक को तो वो लाखों में भी पहचान सकते थे। वो इतने हैरान थे कि इजाजत अंदर आने की ना दे सके। दरवाजे के पार खड़े शख्स को शायद इजाजत की जरूरत भी नहीं थी। वो दस्तक देने के 10 सेकंड बाद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। नवरात दराज कद था, आंखें स्याह ही चमकती हुई, ज़हीन बाल माथे पर बिखरे थे, रंगत साफ। चेक शर्ट और जीन्स में मलबूस नौजवान को देखकर मिराज अपनी जगह से उठे थे। इसको देखते ही उनकी आंखें चमक उठी थी। इनमें शनासाई सी जागी थी, मोहब्बत सी नजर आती थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो भी मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए इसके दोनों गालों पर गड़ा बनता था। मैंने अंदर आने की इजाजत नहीं दी, वो खफकी से बोले थे। जैसे कि मुझे जरूरत थी, वो अब रुचकाते हुए बोला था। अब वो नौजवान इनके करीब पहुंचकर इनसे बगलगीर हुआ था। मिराज काफी देर तक इसको यूं ही सीने से लगाए खड़े रहे और थोड़ी देर बाद इसको खुद से अलग किया था। अब जख्म कैसा है? रिकवर कर रहे हो ना? वो इसको देखते फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ जज साहब, बहुत ढीठ जान हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वैसे अभी कोई कह रहा था कि मुझे इजाजत लेकर आना चाहिए। अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। इसकी आवाज बहुत अच्छी थी, ऐसी आवाज जिसे कई घंटों बगैर बोर हुए सुना जा सके। रुको मत, सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने डपटा था, साथ इसको बैठने का इशारा किया था। वो इसके सामने वाली कुर्सी पर रिलैक्स सा बैठ गया था। उमर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोर्ट आ जाते या मुझे बुला लेते कहीं। मैंने पता करवा लिया था, शमसाब और सफीर आज नहीं आए, तभी तो आया हूँ। अब कुछ लोगों ने खुद तो आने की जहमत नहीं की, तो बीमार को अपना हाल सुनाने आना ही पड़ा। वो टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए बोला था। तुम्हें कैसे पता वो दोनों आज नहीं आए? मुझे सब पता होता है। इसने कंधे उचकाए थे। खैर, कुछ पता लगा किसने किया ये सब? वो इसके बाजू की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। जज साहब, जिसने भी ये किया है ना, वो अपनी सजा भुगत रहा है। आपको क्या लगता है उमर हयात अपना खून बहाया जान बख्श देगा? इसको आसान हदफ लगा था, लेकिन खैर अब भुगतेंगे। वो मखसूस सा कह रहा था, जैसे इनको सबक सिखाकर बहुत मजा आया था। और गाड़ी इसका क्या किया? रिपेयर करवा ली? हाँ, मेरे बाप की शुगर मिल्स है ना, बहुत पैसा है मेरे पास। जो गाड़ी रिपेयर करवाता। वो जल के बोला था। फिर अब तक क्या वही कंडीशन है गाड़ी की? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वह शैतानी मुस्कुराहट से बोला था। इस रात इन 3 लोगों में से एक के ससुर की वर्कशॉप है। वो मेरे घर से एक गाड़ी ले गया और रिपेयर करवाई और फिर वापस छोड़ गया। अब छोड़ दो ये सारे काम, सुधर जाओ। इतना खून बहाकर भी तुम्हें सुकून नहीं आ रहा? क्यों ख्वामखा किसी से दुश्मनी करते हो? इस बार तो खुदा का शुक्र है तुम बच गए, अगली बार कोई गारंटी नहीं है बेटे। इनके लहजे में वाज़ेह फिक्रमंदी थी। जज साहब, पहले ये खून इतना कीमती नहीं था, अब ये खून इतना कीमती है। आंखों के पर्दे पर एक मेहरबान लड़की का चेहरा लहराया था कि अगर किसी ने इसका एक कतरा भी बहाने की कोशिश की तो उमर हयात इसके साथ वो करेगा, इसकी नस्लें याद रखेंगी। इसका लहजा धीमा था, लेकिन इसकी आंखों में एक सर्द सा तासुर था। अब इस बात का क्या मतलब है? आप नहीं समझ सकते, उम्र हो गई है ना बाप की। ये हम जवान लोगों की बातें हैं, आपके अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। अच्छा अच्छा, अब बस मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, वो खफकी से बोले थे और फिर जरा झुककर दराज से अपनी चेकबुक निकाली थी। उमर खामोशी से इनको देख रहा था। अब वो एक चेक पर कुछ रकम दर्ज कर रहे थे। उमर के लब भींच गए थे। वो उठ खड़ा हुआ था। अब मुझे जाना चाहिए, वो स्पॉट सा बोला था। मिराज ने चेक इसकी तरफ बढ़ाया था। ये लेते जाओ, मैं खुद आकर दे जाता, लेकिन जरा मसरूफ था। इनके चेहरे पर बस सादगी थी। मैं इसलिए नहीं आया था, आप जानते हैं मुझे। ये किन अखियों से चेक की जानिब देखा था, बिल्कुल पसंद नहीं। और ना ही मैं ये रकम खर्च करता हूँ। आपके बच्चे हैं, ये रकम इनका हक है। वो झुंझलाया सा था।
महराज खामोशी से अपनी जगह से उठे थे और इसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए थे। वो कागज का टुकड़ा इसके शर्ट की जेब में रखा था, अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे थे। ये सब तुम्हारा हक है। अपने हक से पीछे हटना बुज़दिली होती है। अपना हक बिना लड़े किसी को देना कायर लोगों का काम होता है। तो मुझे इतने ही अजीज हो जितने मेरे बाकी के बच्चे। तुम ये रकम खर्च करो या कचरे में ढेर में फेंको, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे ये रकम देने से मना मत करो। वो नरमी से कहकर खामोश हो चुके थे। उमर के तनिया साहब ढीले पड़े थे। खैर मैं चलता हूँ, कहीं पहुंचना है मुझे। वो बोलकर रुका नहीं था, तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। इसने अभी हैंडल पर हाथ रखा था कि इसे अपने अकब से मिराज की आवाज सुनाई दी। अपनी अम्मा से मिलने जाओ उमर, इसे जरूरत है तुम्हारी, वो बूढ़ी हो रही हैं। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, इसको बेसहारा मत करो। इनके लहजे में सादगी और खुलूस दोनों थे। उमर हयात की गिरफ्त हैंडल पर सुस्त पड़ी थी। इसकी आंखों में नमी जख्मी सा तासुर उभरा था जिसे वो छुपा गया था। मैं अगर इनके साथ होता हूं तो इनको ये सुनना पड़ता है कि मैं गंदा खून हूं। इसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। फिर तो तुम इस बात पर मोहर लगा आए हो कि कोई गंदा खून ही अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ता है, इनको बेसहारा करता है, लोगों को मौका देता है कि वो जैसे चाहे इन पर तंज करें, जैसा चाहे इनके साथ सलूक करें। जवान औलाद ताकत होती है, हौसला होती है। तुम इस औरत को हौसला तोड़ आए हो उमर, इसकी ताकत छीन आए हो। किसी से इसका कुछ छीनना जुल्म होता है। तुम जालिम बन गए हो बेटे। उमर का चेहरा लठे की मानी सफेद हो गया था, जैसे किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। वो झेल सकती हैं, उन्होंने इससे ज्यादा झेला है। वो मुड़े बगैर बोला था, दरवाजा खोलकर निकल गया था। पीछे में राज ने अफसोस से सर हिलाया था। नफीसा ठीक कहती थी, उमर हठधर्म है। सुल्तान मंजिल का लाउंज इस वक्त बेतरतीबी का शाहकार लग रहा था। सोफे के कुशन नीचे गिरे पड़े थे। सामने शीशे की मेज पर कई तरह के स्नैक्स के पैकेट्स आधे खुले पड़े थे। कुछ खाली पैकेट्स नीचे पड़े अपनी बेकर्दी को रो रहे थे। आज वीकेंड था। हाले सुल्तान आज घर पर थी। हसन और वो लाउंज में बैठे थे, कोई ड्रामा देख रहे थे। साथ साथ तबसरे भी जारी थे। अम्मा किसी काम में मसरूफ थी, वरना लाउंज की ये हालत देखकर वो जूता उठाने से गुरेज न करती। महर आजकल अपने कमरे से बहुत कम निकलती थी। हाले ने भी इसको ज्यादा फोर्स नहीं किया था। वो इसकी नाराजगी समझती थी। इसके हिसाब से नाराजगी, देखो देखो जरा इस मनहूस औरत को। अब अगर लड़का शादी के लिए राजी ही हो गया है तो एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। ये हसन था जिसको ये हीरोइन पहले दिन ही ना पसंद थी। तुम्हें क्या तकलीफ है हसन गुलाम? इसकी जिंदगी है, जिससे मर्जी चाहे शादी करे। वैसे भी ये लड़का मुझे जरा नहीं पसंद। इसने खुल्लम खुल्ला अपनी नापसंदगी का इजहार किया था और बाकी दिनों के बरकस आज गुलाबी रंग के ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट में मलबूस थी। बालों को गोल मोल बांध कर रखा हुआ था। घर की आज वो हर तरह से संडे बना रही थी। इसके अभी इतने बुरे दिन आए ही आए थे जो तुम भी इसको पसंद करने लगो। शेर वैसे भी शेरनियों को पसंद आते हैं, बकरियों को नहीं। हेलो गाइस, हरून की आवाज पे इन दोनों ने मुड़कर देखा था। हाले दिल से मुस्कुराई थी। वो अपने करीब इसके लिए जगह बनाई थी। वो भी इसको देखकर मुस्कुराया था। हथेली की बंद मुट्ठी इसकी बंद मुट्ठी से टकराई थी और इसके साथ जरा से फासले पर बैठ गया था। इसने स्याह टी शर्ट के साथ नीली जींस पहन रखी थी। वो हाले से दूर नहीं भागना चाहता था, इससे मोहब्बत की थी। ये कोई गुनाह नहीं था जो कोई छुपाया जाए या जिससे नजर चुराई जाए। मोहब्बत नहीं मिली, वो तकलीफ अलग सही, लेकिन इसको अपनी हाले की दोस्ती अजीज थी। तुमने फिर ये ड्रामा लगा लिया है। पता भी है इसका हीरो कितना सैड लगता है मुझे, गंदी आंखों वाला। हरून इसके हाथ में पकड़े बाउल से चिप्स उठाते हुए बोला था। खैर तुमसे तो ज्यादा ही प्यारा है। कहाँ मेरी ग्रे आंखें और कहाँ ये भेंगा कमाल कमाल करती हो हाले तुम भी। इसका रंग तो देखो, तुम कितना साफ है, स्किन कितनी फेयर है। इतनी क्लियर स्किन तो लड़कियों की भी नहीं होती। वो टीवी पर नजरें जमाए बोली थी। या अल्लाह, अब ये दिन भी देखने को रह गया था। तुमने मुझे मेरे सामने रंग का दाना दिया। जो करूंगा। तुम यहाँ रेस्क्यू में फैला रही हो, वो गोया दुहाई देते हुए बोला था। अल्लाह अल्लाह हरून, तू चुप करके बैसी या मैं तेरे को चाके बाहर सुट सा, मेरा दिमाग खराब करेंदा पे आए। अल्लाह अल्लाह हरून, तुम चुप करके बैठोगे या मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंकूं? दिमाग खराब कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है यार भी मेरे सामने मत बोला करो, मुझे नहीं समझ आती।
वैसे मेरा कद 5 फुट 4 इंच है। हसन की संजीदा सी आवाज। हाले और हारून ने अचंभे से इसको देखा था। तो हाले ने अब्रुत फिक्र से सुखेड़े थे। और मेरा वजन 50 किलो है। वो कुशन गोद में रखे हल्ती पलती मारे बैठा था। अब भी संजीदा ही था। अब के हाले का दिमाग घुमा था। तो क्या करूं गैंडे? सर पर उठा लूं तुम्हें या कोई तमगा दूं? कहना क्या चाह रहे हो? पहली बात ये कि मैं गैंडा नहीं हूं। दूसरी बात ये कि इतने वजन और इतने कद के साथ बैठा हुआ हूं। आपको नजर नहीं आ रहा जो आप दोनों बोल बोलकर मेरा ड्रामा स्पॉइल कर रहे हैं? तीसरी बात ये कि ये हीरोइन मेरी फेवरेट है। मैं खुद को इसकी आंखों में डूबता हुआ महसूस करता हूँ। और चौथी बात ये, आप दोनों उंगली से बारी बारी दोनों की जानिब इशारा किया था। हमारा आई कांटेक्ट नहीं होने दे रहे। वो कहकर बैठा नहीं था, फौरन सोफे से उतरकर भागा था। अभी मैं तुम्हें डुबोती हूँ कराची के समंदर में। तुम्हारी ये मजाल? तुम किसी लड़की के बारे में सोचो। आई कांटेक्ट करेगा? हाँ। बहन के सामने नामहरम लड़की की तारीफ करेगा? हाँ। वो चाहराना तेवर लिए इसकी जानिब भागी थी। हाले इधर आओ यार, दफा करो इसको, बात करनी है तुमसे। अरुण ने पीछे से पुकारा था। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये बहुत बिगड़ा है। वो तुम्हें तंग कर रहा है, वरना ये हीरोइन तो खुद अपने सगे बाप को भी अच्छी नहीं लगती होगी। हसन तो फिर दूर की बात है। हाले हंस पड़ी थी। बदतमीज ऐसा नहीं कहते किसी लड़की को। वो वापिस अपनी जगह पर आकर बैठते हुए बोली थी। हाँ तो तुम इसका एक्सेंट तो देखो, बिल्कुल फीक लग रहा है। अच्छा अच्छा छोड़ो, दफा करो। तुमने क्या बात करनी थी? वो मुकम्मल इसी तरफ मुतवज्जो हुई थी। इस दिन सफीर इतने गुस्से में क्यों था? वो सीधा मुद्दे पे आया था। हाले ने एक गहरी सांस भरी थी। इनको लगता है कि इस दिन ममानी जान के आने का मुझे पता था और वो मेरी मर्जी से आ रही थी, और ये सब इनको चची ने बताया था। तो तुमने क्या कहा? वो अपनी ग्रे आंखों को हाले पर मरकज किए पूछ रहा था। जाहिर है सच बताया, मैं वाकई नहीं जानती थी। इसने यकीन किया? मुझे नहीं लगता इनको यकीन आया मेरी बात का। मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ। इनकी आंखों में यकीन नहीं था। उन्होंने बस सुन ली, मानी नहीं। एक बात तो कहूँ हाले, कानों का कच्चा मर्द मोहब्बत तो कर सकता है लेकिन निभा नहीं सकता। ऐसे मर्द के साथ हर दिन एक आजमाइश होता है। तुम्हें यकीन है तुम इसके साथ खुश रहोगी? इसके लहजे में कोई रकाबत, कोई जलन नहीं थी। इसका लहजा सादा था, मुखलिस था। प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। वैसे क्या कम मसले हैं जो तुम मजीद बढ़ा रहे हो? मैं इनके साथ रह लूंगी, ये मेरी चॉइस है। जैसा तुम बेहतर समझो। फिर भी यही कहूंगा, सोच लो एक बार। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ इस बार मेरी बर्थडे पे क्या दे रहे हो? एक हफ्ता ही तो रह गया है बस। ढेर सारी दुआएं, और भला क्या दे सकता हूं मैं? वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए बोल रहा था। मुझे तो हीरा चाहिए, बल्कि चलो अभी चलकर खरीद कर आते हैं। लंच भी बाहर करेंगे, मैं बोर हो रही हूँ। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। हीरे पैसों से आते हैं। इस वक्त मैं कंगाल हो गया हूँ मिस हाले सुल्तान। मुझे भेजो, फिर ले लेना हीरे जवाहरात। अल्लाह अल्लाह, अब तुम उठ रहे हो या मैं अकेली जाऊं? चेंज तो करके आ जाओ, चलते हैं। वो सोफे से टेक लगाकर बैठ गया था। इसमें क्या बुराई है, अच्छी खासी तो लग रही हो। वो अपने गुलाबी ट्राउजर शर्ट की शिकने दुरुस्त करती हुई बोली थी। खामोशी से जाओ, चेंज करके आओ। और एक और बात, कोई ऐसा जोड़ा पहनो जिसका दुपट्टा कम से कम 4 गज का हो। चलो अब चलती फिरती नजर आओ मुझे। वो इसको तपाने के लिए बोला था। कहीं जा रहे हो तुम दोनों? लॉन्च के धाने पे खड़े सफीर की आवाज पर हाले ने मुड़कर देखा था, जबकि हारून ने निगाहें टीवी पर जमा ली थी। आंखों में की शौकी गायब हो चुकी थी। मुस्कुराहट की जगह अब लब भींच रखे थे। जी हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। हसन भी साथ जाएगा और बच्चों भी। आप आना चाहेंगे? सफीर को ऑफिस जाना होगा हाले, वो मसरूफ सा बंदा है। तुम जाओ चेंज करके आओ, हम लेट हो रहे हैं। इसने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा था। ये शायद वो देखना नहीं चाहता था। श्योर, क्यों नहीं। वैसे भी आज संडे है, आज ऑफिस की छुट्टी है। मैं चेंज करके आता हूँ। तो मेरे साथ चलना हाले। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। हाले भी तैयार होने चली गई थी। अभी इसको मेहरमा को भी राजी करना था। मिराज सुल्तान को ऑफिस से काफी देर हो चुकी थी, लेकिन हसीना बेगम इनको कहीं नजर नहीं आई थी। इन्होंने मुलाजमा को कहकर इन्हें बुलवा लिया था। अब इनके आने का इंतजार कर रहे थे। इसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुई और थकी थकी सी थी। बुझी बुझी मिराज ने इनको फिक्रमंदी से देखा था। आप कब आए? पानी लाऊं आपके लिए? उन्होंने खड़े खड़े पूछा था। मिराज खामोशी से इनको देखते रहे, कुछ बोले नहीं। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठे, बात करनी है। वो इनको कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोले थे। क्या बात करनी है? सुबह जो बात हुई वो क्या कम थी जो मजीद बात करेंगे हम? वो तल्ख लहजे में बोली थी। क्या हुआ है सुबह? पापा ने मुझसे सफीर और हाले के रिश्ते की बात की है।
और मैंने हाँ कह दी। इसमें ऐसी भी क्या गलत बात है? ज़ाहिर है हमने हारे की शादी करनी तो है ना। और महरमा, इसका क्या? वो पसंद करती है सफीर को। ये रिश्ता इसका हक है था। आप मेरी बेटी का हक किसी और को नहीं दे सकते। ये मैं होने नहीं दूंगी। आपको बाबा से बात करनी होगी और इस रिश्ते से इनकार करना होगा मिराज, वरना हम दोनों में दूरियां आ जाएंगी। क्या हम दोनों में दूरियां नहीं है? हम कई कई दिन तक एक दूसरे से काम के अलावा कोई बात नहीं करते। आप मुझे वक्त नहीं देती। मेरी खिदमत तो दूर की बात है, आप मेरी बुनियादी ज़रूरतें तक भूल गई हैं। हम दोनों में वैसे भी बहुत फासले हैं। अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। वो ऐसे ठंडे लहजे में बोले थे कि हसीना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई थी। रही बात पसंद की, तो हजारों लड़कियां हैं जो सफीर को पसंद करती हैं। तो क्या एक एक से शादी करने लग जाएगा वो? मेरी बेटी किसी का हक नहीं छीन रही। सफीर और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। सफीर महरमा को पसंद करता होता तो मैं अपनी बेटी को इन दोनों के बीच से हटा लेता। और मेरी बेटी इतनी बावकार जरूर है कि वो हट भी जाती। वो आपकी बेटी है, आपको खुश होना चाहिए इसकी खुशी में। आप क्यों एक बेजा जिद पर अड़ी हैं? वो जैसे थक कर बोले थे। मैं कुछ नहीं जानती मिराज। हाले की शादी हारून से भी हो सकती है, लेकिन महर, इसके लिए मैं कहीं और का सोच भी नहीं सकती। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। आप लिख ले मेरी बात। मेरी बेटी का हक नहीं मार सकते आप। वो आंखों में आंसू भरकर बोली थी। ये इनका आखिरी हरबा था। महराज इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। वो इनकी महबूब बीवी थी। महराज ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से कमरे की खिड़की में जाकर खड़े हो गए थे। इनकी नजरें बाहर लॉन में बैठे हाले और हसन पर जमी थी। काफी देर बाद जब वो बोले तो इनकी आवाज संजीदा थी। आप मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी, तलाक याफ्ता थी, लेकिन मैंने फिर भी आपसे शादी की और आपका माजी सिवाय बाबा के किसी को नहीं बताया। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। मैंने आपको ताना तो दूर ऐसे अल्फाज भी नहीं कहा जिससे आपके दिल आजारी हो। मैं आपके साबिक शोहर के बेटे को आज तक फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ। 19 साल बेगम, 19 साल से आप मुझसे गाफिल हैं। मैं बीमार हूँ, ठीक हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, आपको कुछ अता पता नहीं होता। लेकिन महर, इसने क्या खाया है, क्या पिया है, यहाँ तक कि इसने आज दिन में कितने लफ्ज बोले हैं, आपको सब याद होता है। आपकी नमाजें, आपके नवाफिल हर गुजरते दिन के साथ लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन मुझसे बात करने को आपके पास 5 मिनट भी नहीं है। वो बच्ची महर, वो आपकी बेटी नहीं रही, वो आपका जुनून बन चुकी है। और जुनून से जितनी जल्दी जान छुड़वाई जाए इतना ही अच्छा होता है। मैंने आपके सारे हकूक अदा किए हैं। अब वक्त आ गया है आप मेरे हक का हिसाब दें। आपसे मोहब्बत के सारे हक अदा किए हैं, अब बेटी की बारी है। मैं जितनी मोहब्बत आपसे करता हूँ इससे 1000 गुना ज्यादा अपनी बेटी से करता हूँ। मेरी एक बात याद रखें, अगर हाले और सफीर का रिश्ता आपकी वजह से टूटा तो इस घर में एक और रिश्ता भी टूटेगा, आपका और मेरा रिश्ता। इनका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। हसीना ने बेयकीनी से इनको देखा था। आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे? वो अपने सीने पर उंगली से दस्तक देती पूछ रही थी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं वही हूँ जिसे शादी करने को आपने 6 साल मेरे अब्बा के दर के चक्कर लगाए थे। कितने वादे, कितने अहद किए थे आपने, आज इस दिन के लिए। इनके आंसू टप टप बह रहे थे। इनके लहजे में दुख था। राज के दिल को कुछ हुआ था। वो इनके करीब आकर बैठ गए थे और इनके दोनों हाथ थाम लिए थे। हसीना ने हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन मिराज ने गिरफ्त मजबूत कर दी। मैं नहीं जानता कौन सा गिल्ट आपको खा रहा है, कौन सा रास आपको खोखला कर रहा है, क्या चीज आपके दिल का खून चूस रही है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कुछ राज खोल देने चाहिए, कुछ गिल्ट्स को नोच कर बाहर फेंकना चाहिए, कुछ बातों को कहकर दिल का हल्का कर लेना चाहिए। सही वक्त पर काबिल एतबार लोगों के साथ आपका सही वक्त हो। मुझ पर एतबार करके तो देखें एक बार। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मायूसी नहीं होगी। इनके लहजे में मान था, यकीन दहानी थी। हसीना के जी में आया था कि सब कुछ कह दे, सब बता दे, लेकिन फिर एक आवाज इनके कानों के पर्दों पर लहराई थी। कोई भी आपका खुलूस नहीं समझेगा, कोई भी आपका यकीन नहीं करेगा, कोई भी। इनके कानों में मुसलसल यही तकरार चलती आ रही थी। और फिर बिलाखिर, मुझे जाने दें, महर को बुखार है, मैं आज रात इसके पास रहूंगी। वो स्पॉट लहजे में बोलती नरमी से अपने हाथ छुड़वाकर कमरे से निकल गई थी। मिराज साहब ने अफसोस से इनको जाते हुए देखा था। छोटे से लॉन वाला घर अब उदास नहीं था। उजड़ी हुई घास को नई जिंदगी मिली थी
उमर अपनी छोटी सी साइकिल पे यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। नफीसा को पाकिस्तान आए 2 महीने बीत चुके थे। इनका सारा दिन मसरूफ गुजरता, गोया अब वो लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो घर से तैयार होकर रोजाना इसी वक्त निकलती जैसे पहले निकलती थी। इनके मामूलात में कोई फर्क नहीं आया था। आज वो घर पर थी और उन्होंने जरी को भी अपने घर बुला रखा था। छोटी सी गोल मेज पर खाने के बर्तन अब भी रखे गए थे, जिन्हें जरी उठा उठा कर किचन में रख रही थी, जबकि नफीसा खामोशी से इनको देख रही थी। जरी, तुम्हारा और मेरा क्या ताल्लुक है? नफीसा के अचानक सवाल पर जरी ने अचंभे से इनको देखा था। क्या मतलब है इस बात का? हम दोनों बचपन की दोस्त हैं और मैं तुम्हारे कजन की बीवी भी हूँ। दोस्त कौन होता है? इनका लहजा संजीदा था। जरी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। इनके बर्तन उठाते हाथ थमे थे। वो नफीसा के साथ रखी कुर्सी को खींचकर इसके पास बैठ गई थी। क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। दोस्त वो होता है जो आपके अच्छे बुरे में आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपसे वफादार रहे, जिसके साथ आप अगर दिन के 10 मिनट भी गुजारें तो अपने दिल को खुशी महसूस करें, जिससे आप हर बात बिना झिझक कह सकें, जो आपकी आंखों में देखकर समझ जाए कि आप ठीक नहीं हैं, जो आपके लहजे से अंदाजा लगा ले कि आपके साथ कोई मसला है। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। और क्या इन सब में कोई ऐसा काम है जो मैंने तुम्हारी दोस्ती में ना किया हो? इनका लहजा स्पॉट था। नहीं नफीसा, आज क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तो तुमसे कभी कोई शिकायत भी नहीं की। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी को बेकरी के बाहर आग लगाई गई थी, जबकि न्यूज में ऐसी कोई बात नहीं आई थी? न्यूज में सिर्फ ये बताया गया था कि मेरी गाड़ी को आग लगाई गई है। उन्होंने जगह मेंशन नहीं की थी। इनका लहजा सर्द था, बर्फ जैसा सर्द। शरीक के मानो काटो तो लहू नहीं बदन में। बहुत देर बाद वो बोलने के काबिल हुई थी। मैं वो दरअसल तुमने, सरी ने बोलना चाहा लेकिन वो इसकी नहीं सुन रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, जबकि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई और ना किसी न्यूज़ चैनल पर यह खबर नशर हुई। मैंने चेक किया है। तो मुझे एक मौका दो तो मैं सब समझाती हूँ तुम्हें। वो बाकायदा खंगिया रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि उमर को इसके स्कूल से निकाल दिया गया है, जबकि मैं रोजाना उमर को यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करके अपने साथ ले जाती थी? मैंने तो किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी। तुम्हें कैसे पता चला जरी? मुझे बताओ। वो चबा चबा कर बोल रही थी। इनकी आंखों में मान टूटने का दुख था। उमर को दवाई तुम देती थी ना? मैं तो सारा सारा दिन इसकी रिपोर्ट हाथों में लिए एक एक अस्पताल का चक्कर लगाती थी। मैंने तो उमर को खुदा के बाद तुम्हारे आसरे पर छोड़ा था। तुम खुदा को क्या जवाब दोगी जरी? मैं मजबूर थी नफीसा। बिला आखिर वो हारे लहजे में बोली थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चों को मार देंगे, वो मेरे शोहर को मार देंगे। मैं डर गई थी। और तुमने इनके कहने पर मेरे बेटे को ड्रग्स देनी शुरू कर दी थी क्या? क्या होता अगर इस ड्रग्स में वो लोग जहर मिला देते? अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान कर दिया तुमने। एक बार भी ये नहीं सोचा अगर उमर को कुछ हो गया तो नफीसा क्या करेगी? बस कर दो नफीसा, बस। हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मैंने अपने बच्चे और शोहर को बचाने के लिए उमर को ड्रग्स दी तो मैं बुरी धोखेबाज हूँ, और जब तुमने अपने लेपालक बेटे को बचाने के लिए केस छोड़ दिया तो तुम मजबूर हो। हम दोनों गलत नहीं है नफीसा, हम दोनों बस माए हैं। मुझे मेरे बच्चों की जान बचानी थी और तुम्हें अपने बेटे को बचाना था। हम दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर थे। हमारे हाथ बंधे हुए थे अपने से जुड़े रिश्तों को बचाने के लिए। हम सब आउट ऑफ द वे जाते हैं। मैंने भी बस यही किया, बस यही मेरी वजह से। उमर को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो तो जिंदा है। तुमने तो एक लड़की को मार दिया, इसका कोई हिसाब है? अपने गिरेबान में झांको, अपने अमाल नामे देखो। नफीसा ने खामोशी से इनको सारी तकरीर सुनी और फिर इसी खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। चंद मिनट बाद जब वो वापस आई तो इनके हाथ में कागज का एक परिंदा था, जिसे उन्होंने जरी के सामने टेबल पर रख दिया और खुद इसी तरह खड़ी रही। मैंने केस छोड़ा नहीं था, 2 महीने बाद की तारीख ली थी। वो लड़की मेरी वजह से नहीं मरी, इसको कत्ल किया गया है। ये हाथ में टेबल पर रखते कागज की जानिब इशारा किया। इसमें सब सबूत हैं। तुम्हें क्या लगा था 2 महीने में यहाँ से झक मार रही हूँ? नहीं सरी, मैं अपनी बका की जंग लड़ रही हूँ। 2 माह से तनहा लड़ रही हूँ मैं। और ये कागजात के परिंदे से एक कागज निकाल कर सामने किया था। ये तुम्हारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। पिछले 5 माह से तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख ट्रांसफर हुए हैं। कहाँ से आए ये पैसे? तुम कहती हो तुम मजबूर थी,
कौन मजबूरी में किसी की जान का सौदा करता है? चलो मान लिया तुम्हें पैसे लेने पड़े, उन्होंने तुम्हारे सर पर बंदूक नहीं रखी थी कि तुम्हें लाजमी वो रकम खर्च करनी है। ये तुम्हारी चॉइस थी। तुमने मेरी उम्र का सौदा किया, इसको बेचा। तुमने तुम्हारे बच्चे इस स्कूल में जाने लगे जहां उम्र जाता था। मेरे बच्चे की कब्र पर अपना महल तमीर करने चली थी तुम। इनके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, ना वो चीख रही थी। इनका लहजा ठंडा था, बेजान जज्बात से आ रही। अब तुम मुझे बताओ, कितने में बेचा मेरी उम्र का खून? इनकी आंखों में जख्मी सा तासुर था। सरी का रंग सफेद पड़ गया था। इनका सांस लेने में अटकने लगा था। ये मेरे बच्चों की जरूरत थी नफीसा। उन्होंने सर झुकाए बहते आंसुओं के साथ एतराफ किया था। नहीं सरी, ये तुम्हारा हसद था। तुम्हारी जरूरतें बखुशी पूरी हो रही थी। तुम्हें ज्यादा लालच ने धोखा सिखाया। तुम्हें वक्त से लड़ाई ने जान लेना सिखाया। और इसको देखते हुए अफसोस से कह रही थी, महंगा स्कूल, ब्रांडेड चीजें, अच्छा खाना, अच्छे जूते कपड़े, क्या ये सब उम्र का हक था? ये उम्र का वक्त था। तुम वक्त से नहीं लड़ सकती जरी। ये वही चीज है जो इंसान के हाथ में नहीं है। तुम हासिल हो गई हो जरी। तुम्हारा हसद, तुम्हारा शर, ये सब कुछ तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। मेरे घर से निकल जाओ। मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दम घुट रहा है मेरा। तुम्हें कुछ देर मजीद बर्दाश्त करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम मुझे अपने घर से निकालोगी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ नफीसा। नहीं, मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल रही हूँ। घर से निकाले हुए को वापसी ले लिया जाता है, दिल से निकाले हुओं को नहीं। इनका लहजा दो टोक था। जरी बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और नफीसा के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। मेरी बात सुनो नफीसा, ये सब इन लोगों ने किया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मुझसे बस गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। हम फैमिली हैं यार। हम वो उम्र, तुम इस बच्चे के लिए मुझे छोड़ दोगी? वो जिसके बारे में तुम ये भी नहीं जानती कि वो जायज भी है या फिर किसी का गुनाह, तुम इसके लिए अपना वाहिद रिश्ता खो दोगी? तुम खुद में इतनी हिम्मत रखती हो कि मुझे खो सको? मैं चली गई तो क्या करोगी? तुम पागल हो जाओगी नफीसा। तुम्हारे पास बात करने को कोई नहीं होगा, राज रखने को कोई नहीं होगा। तुम दीवारों से सर टकराती रह जाओगी। वो बच्चा, वो बच्चा सेब है नफीसा, इससे जान छुड़वाओ। वो सब खा जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। उनके लहजे में तनफ्फुर था। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। वो तुम्हारी साख खा गया। इस मोहल्ले के लोग अब तुम्हारी इज्जत नहीं करते। ये तुम्हारा करियर खा गया, ये तुम्हारा पैसा खा गया, ये तुम्हें भी खा जाएगा नफीसा। एक दिन ये सब कुछ खा जाएगा। ये तुम्हें बेअसरा कर देगा। वो हंसानी अंदाज में चीखती, तेज तेज बोलती जा रही थी। नफीसा दम साधे इनको सुने जा रही थी। एकदम नफीसा ने अपने हाथ इनसे छुड़वाए थे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है जरी। वो ठंडे ठाड़ लहजे में बमुश्किल बोल पाई थी और फिर जरी की कलाई पकड़े इनको घसीटती हुई बाहर की जानिब ले जा रही थी, साथ साथ बुलंद आवाज में पढ़ती जाती, नफीसा मेरी बात लिख लो। वो तुम्हें छोड़ देगा, सारी दुनिया छीन लेगा तुमसे। वो चीख रही थी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई है तो वो मैं हूँ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ जरी। जितनी बुलंद आवाज में कहती नफीसा, इससे ज्यादा बुलंद आवाज में दोहराती जाती, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुझे छोड़ दोगी तो कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। तुम अकेली रह जाओगी। वो असेब है, खा जाएगा। वो सब गंदा खून है। वो गंदा खून है। वो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जरी क्या कह रही थी? क्यों चीख रही थी? उमर इनके पीछे क्यों भाग रहा था? इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने जरी को दरवाजे के बाहर किया और फिर कुंडी चढ़ाई। चंद लम्हों तक इसी दरवाजे से टेक लगाए लंबे लंबे सांस लेती रही और फिर चंद लम्हों बाद भागती हुई अंदर गई। उमर हैरान सा इनको देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो वापिस आई तो इनके एक हाथ में पानी की अध बड़ी बाल्टी थी और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर। उन्होंने टेप के अंदर कैसेट डाली और प्ले का बटन दबाया। टेप से एक बहुत खूबसूरत मर्दाना तलावत की आवाज उभरी। घर का कोना कोना कान बन गया था। टेप से निकलती आवाज लहराती हुई सफी नफीसा के कानों में पड़ रही थी और वह सर पर दुपट्टा ओढ़े रोते हुए इस आवाज को सुनने गई। टेप से सूरह बकरा की तलावत की आवाज आई थी। तर्जमा, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है इन्हें बराबर है, चाहे तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं है। उमर इनके करीब आके बैठ गया था। नफीसा के आंसू मुतवातर बहते जा रहे थे। अब वो उठकर अध बड़ी बाल्टी में से पानी निकालती, चिप्स के फर्श पर डालती जाती और साथ साथ रोती जाती। पस मंजर में वही मर्दाना आवाज गूंज रही थी।
अब वो एक कपड़े से फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उमर अपनी जगह से उठा था और नफीसा के करीब चला गया। नफीसा ने रोते हिचकी ली थी और यहाँ टेप की आवाज बंद हो गई थी। शायद इसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी। नफीसा दीवानावार फर्श को रगड़ रही थी। अम्मा, क्या कर रही हैं आप? रो क्यों रही हो? और ये फर्श क्यों धो रही हो? इसको छोड़ो, मासी बुशरा कर देगी। आप आपके कपड़े खराब हो रहे हैं। वो खौफजदा सा लगता था, वो थोड़ा फिक्रमंद भी। बेटे, हमारे घर में शैतान आ गया है। इसने सारा घर नापाक कर दिया है। इसको साफ करना होगा। मुझे ये करना ही होगा। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोली थी। हाउ? शैतान घर के अंदर कैसे आ सकता है? और आपने खाला क्यों क्यों निकाला? शैतान आ सकता है बेटा, वो सरी की तरह आ गया था। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो आया था, इसने मेरे दिल में वसवसा डाला है। इसने जरी के जरिए मेरे दिल में वसवसा डाला था। वो आया था। मुझे इस घर को पाक करना होगा, इस दिल को पाक करना होगा। इसको जवाब देकर वो एक बार फिर से अपने काम में जुट गई थी। फर्श पर पानी गिराती और बुलंद आवाज में दोहराती, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उमर चंद लम्हे मुतशाबा नजरों से इनको देखता रहा और फिर इसने अपने हाथों के प्याले में पानी भर भर कर फर्श पर गिराना शुरू कर दिया था। अब नहीं आ सकता, वो मैं सारा घर साफ कर दूंगा। वो पानी गिराता जाता और अम्मा की तरह दोहराता जाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।